गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फिर से बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का टेस्ट नंबर 9। और ये जो टेस्ट सीरीज चल रहा है स्टूडेंट, ये चल रहा है आपका जेटेट 2022 का। और ये जो टेस्ट चल रहा है स्टूडेंट, ये चल रहा है आपका बाल विकास का। और ये टेस्ट नंबर कितना है स्टूडेंट? 9। अभी संध्या के 7 बजे हैं और आपका टेस्ट नंबर 9 लेकर आए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर मेरा जेटेट का मैराथन क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके जेटेट का मैराथन क्लास देख लीजिए। 600 प्रश्नों का संग्रह है। अगर वो 600 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। आपका जेटेट में बाल विकास में आपका 30 में से 30 आएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे चैनल का नाम है स्टूडेंट टॉनिक क्लासेस। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे का कहना है कि सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। और हमारे यहाँ पर जेटेट का स्पेशल नोट्स भी अवेलेबल है। अगर जेटेट का आपको स्पेशल नोट्स चाहिए तो आपको पे करना होगा सिर्फ 500 रुपया, तो आपको जेटेट का स्पेशल नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है? तो बताइए इसमें से कौन सा प्रकार का प्रश्न है जो चिंतन प्रकार की गहन प्रकार को शैली में प्रोत्साहित करता है? आपके सामने ऑप्शन है आधा 1/2 का प्रतिलोम क्या होता है, दूसरा आपका न्यूनतम छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तीसरा है आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध प्रयोग करेंगे, चौथा ऑप्शन है आपका योग या जोड़ व्यवकलन या घटाव का विलोम होता है, कहने का क्या तात्पर्य है? तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं। देखिए बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन का गहन प्रकार नहीं है। ध्यान से समझिएगा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन का गहन प्रकार को प्रोत्साहित करता है, यानी चिंतन का गहन प्रकार को प्रोत्साहित कौन करता है? तो चलिए पहला ऑप्शन है आपका, देखिए पहला आपका है आधा 1/2 का प्रतिलोम क्या होता है, यानी आधा अगर इसको प्रतिलोम उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा। ये तो होगा नहीं स्टूडेंट, यानी इसको हम लोग कट करते हैं। अगला आपका दूसरा ऑप्शन क्या है, देखिए कि न्यूनतम छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या है। छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जो होता है यह चिंतन की गहन प्रक्रिया शैली को प्रोत्साहित नहीं करती, ये भी आपका नहीं होगा। तीसरा आपका है आधी या मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध प्रयोग करेंगे। तो आपको पता है कि आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध प्रयोग करेंगे, ये भी आपका नहीं होगा। आपका सबसे सुटेबल होगा योग। योग का मतलब होता है जोड़, अब व्यवकलन का मतलब होता है घटाव का विलोम होता है, यानी जोड़ का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट? घटाव। यही आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा। यानी कहने का तात्पर्य आपका देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है? तो यह करता है चिंतन की गहन प्रक्रिया शैली को प्रोत्साहित करने के लिए योग, मतलब जिसको जोड़ कहते हैं, व्यवकलन मतलब घटाव का विलोम होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है, इसीलिए इसका उत्तर आंसर होगा 1 का डी नंबर, यानी 1 का 4 नंबर। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन आपका है, बताइए कि अधिगम है, ध्यान से समझिएगा, अधिगम है क्या है देखते हैं। जो कुछ हम जानते हैं वह सब अधिगम किया हुआ है। दूसरा है व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक अस्थायी प्रभाव है। तीसरा है प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य है। चौथा है विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित है। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया जाता है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं, देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है अधिगम क्या है, यानी अधिगम है। तो चलिए पहला ऑप्शन है आपका जो हम जानते हैं वह सब अधिगम किया हुआ है। कोई जरूरी है कि जो हम लोग जानते हैं वही अधिगम किया हुआ है? तो नहीं, बिल्कुल ये बात आपका गलत है कि जो हम कुछ जानते हैं वह सब अधिगम किया हुआ। सब यानी क्या? वह सब यानी कोई जरूरी नहीं कि जो हम जानते हैं वह सब अधिगम किया हुआ, यानी ये उत्तर आपका नहीं होगा। दूसरा देखिए क्या है, व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक अस्थायी प्रभाव है। बिल्कुल सही बात बता रहा अधिगम कि व्यवहार क्या होता है, व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक अस्थायी प्रभाव होता है। यानी कहने का मतलब होता है अधिगम जो होता है ना स्टूडेंट, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है।
जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित कर अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाते हैं। अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह व्यवहार ज्ञान और कौशल का तुलनात्मक अस्थायी प्रभाव है। और अधिगम प्रक्रिया की कुछ विशेषताएं आप लोग तो जानते होंगे कि हम हमेशा किसी न किसी तरह के अनुभव को सीखते रहते हैं और सीखने के कारण होने वाले व्यवहारिक परिवर्तन अपेक्षाकृत अस्थायी होते हैं। तीसरा आपका क्या देख लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य। तो प्रत्यक्ष रूप से कोई भी चीज का अवलोकन और मापन नहीं कर सकते, ये होगा नहीं। और चौथा आपका विशिष्ट आयु स्तर पर सीमित। तो सीमित वर्ड जहां रहेगा वो होता है निगेटिव, इसीलिए इसका उत्तर स्टूडेंट होगा आपका 2 का बी नंबर। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जो आप लोग कब मैराथन में ये क्वेश्चन पढ़े भी हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका देखिए, कोहल वर्ग के अनुसार, ध्यान से समझिएगा, कोहल वर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों को आंतरिकरण यानी अभ्यंतरीकरण प्रदर्शित नहीं कर पाता। देखिए क्या बोल रहा है, नहीं कर पाता। ध्यान से देखिएगा, यहाँ बोल रहा है नहीं कर पाता। और बालक के नैतिक व्यवहार में बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं। तो आपको बताना है कि पुरस्कार और दंड से नियंत्रित होते हैं, और क्वेश्चन आपका नहीं बोल रहा है। तो बताइए स्टूडेंट, ये किस अवस्था में आता है। पहला है पूर्व परंपरागत अवस्था, दूसरा परंपरागत अवस्था, तीसरा है पश्च परंपरागत जिसको हम लोग उत्तर परंपरागत कहते हैं, चौथा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। देखिए तो यहाँ आपको दो चीज को याद रखना, पहला तो बोल रहा है नहीं और दूसरा बोल रहा है पुरस्कार और दंड। तो पुरस्कार और दंड की बात तो आप लोग को पता होगा स्टूडेंट, ये होता है आपका पूर्व परंपरागत स्तर में। पूर्व परंपरागत स्तर में दो बात होता है, आज्ञा व दंड की अवस्था होती है, और दूसरा आपका क्या होता है, अहंकार की अवस्था। परंपरागत अवस्था इसलिए नहीं होगा, परंपरागत अवस्था इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें बच्चा प्रशंसा की अवस्था में होता है, और बच्चा समाज में वही कार्य करना चाहता है जो समाज उसे स्वीकृत करे। तीसरा आपका पश्च परंपरागत अवस्था, पश्च का मतलब होता है उत्तर परंपरागत। उत्तर परंपरागत तो आपका 13 वर्ष से ऊपर होता है, और परंपरागत आपका क्या होता है 10 से लेके 13 वर्ष की उम्र में होता है। और पूर्व परंपरागत आपका क्या होता है 4 से 10 वर्ष की उम्र में होता है। और बालक को सही गलत का पता पूर्व परंपरागत स्तर पे नहीं होता है। और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत तो होगा ही नहीं, इसलिए आपका उत्तर होगा स्टूडेंट 1 नंबर। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर, 4 नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, बालक की विवेचना, ध्यान से देखिएगा, बालक की विवेचना यानी तर्क तार्किक नहीं है। देखिए बालक की विवेचना तर्क क्या है, बोलता है तार्किक नहीं है। और यह अंतर्ज्ञान अंतर्बोध पर आधारित है। किस पर बोल रहा है, अंतर्ज्ञान और अंतर्बोध पर आधारित है, ना कि व्यवस्थित तर्क पर। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कौन सा कहलाती है। तो बताइए, पहला है संवेदीगामक काल, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक काल जिसको पूर्व क्रियात्मक काल कहते हैं, तीसरा मूर्त क्रियात्मक काल, चौथा औपचारिक क्रियात्मक काल। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था, इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या था, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपका है कि बालक की विवेचना में तार्किक नहीं, बच्चा तर्क नहीं कर पाता, और दूसरा है कि अंतर्ज्ञान अंतर्बोध पर आधारित है, ना कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था कहलाती है। तो सबसे पहला होता है संवेदी काल 0 से लेके 2 वर्ष। तो 0 से 2 वर्ष जो होता है स्टूडेंट, ये होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक नहीं, ये आपका संवेदी पेशीय कहिए या इंद्रिय गामक या इंद्रिय जनित। तो 0 से 2 साल में बच्चा क्या करता है, आपका इंद्रियों के द्वारा काम करता है, यानी आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। तो ये तो आपका होगा नहीं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है 2 से 7 साल, याद रखिएगा। इसी में बच्चा क्या होता है स्टूडेंट, तर्क नहीं कर पाता है, याद रखिएगा। बिल्कुल सही उत्तर आ गया। मूर्त संक्रियात्मक आपका इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। औपचारिक या अमूर्त किसको कहते हैं, 11 से लेके 15 वर्ष की अवस्था को हम लोग औपचारिक या अमूर्त कहते हैं। इसलिए आपका उत्तर ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका स्टूडेंट आंसर होगा कि बच्चा तर्क नहीं कर पाता है किस अवस्था में, पूर्व क्रियात्मक काल।
पूर्व क्रियात्मक काल का मतलब क्या होता है, 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष में, याद रखिएगा। इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट 2, 4 का 2 नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण या पद वांछनीय नहीं है। यहां बोल रहा है वांछनीय नहीं है, यानी क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, पॉजिटिव। तो चलिए, आपका पहला ऑप्शन है व्यक्तियों की योग्यता का सही आकलन करना, दूसरा है आपका व्यक्तिपरक अनुदेशन देना, तीसरा है आपका सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना, चौथा है विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया जाता है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, तो यहां बोल रहा है कि आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि अधिगमकर्ता, ध्यान से समझिएगा, अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है, की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण या पद वांछनीय है। वांछनीय क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव। अवांछनीय रहेगा तो निगेटिव, बोलता है वांछनीय नहीं है, यानी क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आपका, क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है। तो चलिए पहला देखते हैं कि इसका सही होगा कि गलत। पहला, व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आकलन करना। व्यक्तियों की योग्यता का सही आकलन करना कोई गारंटी नहीं, इसलिए इसका उत्तर आपका पहला वाला नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चलते हैं, व्यक्तिपरक अनुदेशन देना, यानी व्यक्तिपरक, यानी कोई व्यक्ति को अनुदेशन देना और बच्चा वही चीज मानेगा, ये हो नहीं सकता, तो ये भी उत्तर आपका गलत होगा। तीसरा हम लोग देखते हैं कि सामाजिक आर्थिक स्तर को पहचान करना। बिल्कुल सही बात है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूर्ति करने के लिए कौन सा चरण वांछनीय, मतलब सही है कि सामाजिक आर्थिक स्तर को पहचान करना, बिल्कुल सही बात है। और चौथा आपका है विशिष्ट प्रतिभाओं को पहचान देना, तो विशिष्ट वर्ड ही आपका निगेटिव होता है, इसलिए इसका उत्तर डी नंबर भी नहीं होगा। इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट 5 का उत्तर होगा बी नंबर, कि अधिगमकर्ता को, ध्यान से देखिएगा, अधिगमकर्ता को व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए कौन सा चरण वांछनीय नहीं है, तो ये है आपका सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना। इसका उत्तर होगा 5 का उत्तर 3 नंबर। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है। तो क्वेश्चन आपका निगेटिव है, यानी बोल रहा है आपका गलत। तो बताइए, आपका पहला ऑप्शन है चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती है, दूसरा है चिंतन एक प्रकार की सूचना प्रक्रमण प्रक्रिया है, तीसरा है चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय मतलब सेट है, और चौथा है चिंतन और भाषा असंबंधित है। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया जाता है, इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन आपका था कि चिंतन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है, यानी क्वेश्चन आपका निगेटिव, तो आंसर भी आपका निगेटिव ही होगा। तो चलिए, पहला है आपका चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती है, बिल्कुल बात सही है कि चिंतन में प्रतिमाएं यानी कोई चीज का छाप होता है और भाषा प्रयुक्त होती है, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा है चिंतन एक प्रकार की सूचना का प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, चिंतन एक प्रकार की सूचना प्रक्रिया है, ये भी बात आपका सही है। तीसरा है आपका चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय यानी सेट है, ये भी बात आपका सही है। और चौथा ऑप्शन है आपका चिंतन और भाषा असंबंधित। देखिए, अ जहां लगा रहेगा वो आपका निगेटिव होगा, अगर संबंधित रहता तो सही होता, अ क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट निगेटिव, यानी आपका डी नंबर। तो देखिए, क्वेश्चन आपका क्या था, निगेटिव, गलत, यानी इसका मतलब निगेटिव, और यहाँ क्या है, असंबंधित, अ भी आपका क्या होता है, निगेटिव, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका, स्टूडेंट होगा 6 का डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया। तो पहला ऑप्शन है तत्परता का नियम, दूसरा है बहुअनुक्रिया का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम, चौथा है प्रभाव का नियम। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया था कि इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं, इसका आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है जो पहले से आप लोग जानते होंगे। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि ये जो थॉर्नडाइक भाई साहब है, थॉर्नडाइक भाई साहब ने मुख्य नियम 3 दिया है, याद रखिएगा, मुख्य नियम कितना दिया, 3, और गौण नियम दिया है 5। तो मुख्य नियम हमको जानना है, तो मुख्य नियम आपका 3 होता है। एक होता है आपका तत्परता का नियम, याद रखिएगा, दूसरा होता है अभ्यास का नियम, तीसरा होता है प्रभाव का नियम।
तो यही आपका 3 गो नियम है। और यहाँ क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, नहीं, यानी कौन सा नहीं दिया है, यानी बहु अनुक्रिया की नियम थॉर्नडाइक भाई साहब ने बिल्कुल नहीं दिया है। और थॉर्नडाइक ने कौन सा नियम दिया है, आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, याद रखिएगा। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो थॉर्नडाइक भाई साहब ने दिया है। और थॉर्नडाइक भाई साहब ने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। यानी उद्दीपक अनुक्रिया को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उद्दीपक का मतलब हो गया स्टिमुलस और अनुक्रिया का मतलब हो गया रिस्पॉन्स। अब देखिए बताते हैं, इसी से रिलेटेड आपका एक कहानी बताते हैं कि थॉर्नडाइक भाई साहब ने उद्दीपक अनुक्रिया दिया था। अब आपके सामने मान लीजिए कि एक मृत मछली है और एक आपके सामने आपका 10 भूखी बिल्ली है। तो अब देखिए मृत मछली है वो तो मरा हुआ और ये भूखी बिल्ली है, तो खाने की क्रिया कौन करेगा, भूखी बिल्ली। तो ये अनुक्रिया कर रहा है। और जो मरा हुआ चीज है यानी मृत वस्तु कौन है, मृत मछली। तो मृत मछली जो हो गया वो हो गया आपका उद्दीपक। उद्दीपक को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं स्टिमुलस। उद्दीपक को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं स्टिमुलस। और आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स, जिसको हम लोग कहते हैं अनुक्रिया। यानी खाने का प्रयास कौन करेगा, तो भूखी बिल्ली करेगी। और मृत मछली तो रखा हुआ है, तो जो मृत चीज है वो हो गया उद्दीपक, और जो खाने का प्रयास कर रही है वो हो गया आपका अनुक्रिया, यानी रिस्पॉन्स कर रहा है। तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी आपका किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। तो ये याद रखिएगा। और थॉर्नडाइक ने एक थ्योरी दिया है जिसका नाम है SR थ्योरी, याद रखिएगा। SR थ्योरी किस मनोवैज्ञानिक भाई साहब ने दिया है, तो थॉर्नडाइक भाई साहब ने दिया है। अगर आपसे ठीक इसका उल्टा पूछ दे कि RS थ्योरी किसने दिया है, तो RS थ्योरी आपका किसने दिया है, आपका BF स्किनर ने। और RS थ्योरी का हिंदी नाम क्या होता है स्टूडेंट, क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत। ये हमारे BF स्किनर भाई साहब ने दिया है। तो इसीलिए अब फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। तो थॉर्नडाइक के नियम कौन कौन होते हैं, तत्परता का नियम होता है, अभ्यास का नियम होता है और प्रभाव का नियम होता है। लेकिन ये आपका बहु अनुक्रिया का नियम नहीं होता, इसलिए इसका उत्तर क्वेश्चन नहीं बोल रहा था, तो इसलिए इसका उत्तर B नंबर होगा। चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि में कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई। देखिए क्वेश्चन आपका नहीं, यानी क्वेश्चन निगेटिव तो मेरा आंसर भी निगेटिव। तो पहला ऑप्शन है गणितीय कौशल, दूसरा है संगीत कौशल, तीसरा है अंतर व्यक्तिक कौशल, चौथा है व्यवहारिक कौशल। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया जाता है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर। तो क्वेश्चन है आपका, फिर से हम रिपीट करते हैं। क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर जो भाई साहब थे, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। आपको पूछा जाएगा कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के जनक कौन है, तो हार्वर्ड गार्डनर भाई साहब हैं। और यहाँ बोल रहा है कि बहुबुद्धि में कौन सी चीज नहीं सुझाई गई है। तो चलिए बताते हैं कि बहुबुद्धि के सिद्धांत में आपका भाषायिक बुद्धि होती है, याद रखिएगा, भाषायिक बुद्धि होती है, तार्किक गणितीय होती है, यानी तार्किक गणितीय कौशल आपका होता है बहुबुद्धि सिद्धांत में। संगीत कौशल की बात होता है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत में। अंतर व्यक्तित्व कौशल की बात होता है बहुबुद्धि सिद्धांत में। लेकिन व्यवहारिक कौशल की बात में बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। तो याद रखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत को 8 भागों में बांटा है। पहला उसका नाम है भाषाई बुद्धि, दूसरा आपका नाम है आपका तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा है आपका स्थानिक बुद्धि, चौथा है आपका शारीरिक गतिक बुद्धि, पांचवा है सांगीतिक बुद्धि, छठा है आपका अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, सातवां है अंतः व्यक्ति बुद्धि और आठवां है नैसर्गिक बुद्धि। तो ये सभी प्रकार की बुद्धि इसमें शामिल होते हैं, लेकिन आपका व्यवहारिक कौशल जो है ये बुद्धि आपका बहुबुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत, 8 बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत ये नहीं आता। इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट 8 का D नंबर। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ बोल रहा है नहीं। तो नहीं अगर क्वेश्चन है यानी निगेटिव, तो आंसर भी आपका निगेटिव होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है आपका समस्या आधारित, दूसरा है अन्वेषण जिसका मतलब होता है खोज, तीसरा होता है निर्देशित अन्वेषण, इसका भी मतलब खोज, चौथा होता है प्रदर्शन। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया जाता है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो निम्नलिखित में से अधिगम में कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा तो है पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ बोल रहा है नहीं की बात बोल रहा है। तो चलिए, तो अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर नहीं है। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, समस्या आधारित, बिल्कुल सही बात है। यानी बच्चा अगर चाइल्ड सेंटर लर्निंग बच्चा अगर पढ़ेगा तो उसे समस्या तो आएगा वर्ग में, तो ये बात बिल्कुल सही है। अन्वेषण का मतलब खोज, बच्चा खोज करना पसंद करता है, ये भी बात सही है।
तीसरा आपका क्या है, निर्देशित अन्वेषण। यानी निर्देशित अन्वेषण का मतलब जो चीज बच्चा को खोजने के लिए कहा जाता है वो बच्चा खोजता है, लेकिन प्रदर्शन करने की बात, ये प्रदर्शन करने की बात ये आपका अधिगम की प्रक्रिया में बाल केंद्रित में नहीं है, याद रखिएगा। यानी प्रदर्शन की बात आपका इसमें नहीं बताता है, इसीलिए इसका उत्तर होगा 9 का उत्तर डी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। देखिए क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, यानी क्वेश्चन निगेटिव बोल रहा है। तो चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है दुश्चिंता, दूसरा ऑप्शन है उपलब्धि की आवश्यकता, तीसरा है आपका आकांक्षा स्तर, चौथा है प्रशंसा। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आंतरिक अभिप्रेरणा का कौन कौन से उदाहरण होते हैं। तो आंतरिक अभिप्रेरणा के जो उदाहरण होते हैं, सबसे पहले दुश्चिंता होते हैं, याद रखिएगा। दूसरा आपका उपलब्धि की आवश्यकता, ये भी आपका आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तीसरा आपका आकांक्षा स्तर, ये भी है। लेकिन प्रशंसा जो होता है ना, वो आपका क्या होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं होता है। लोग अगर आपकी प्रशंसा करते हैं तो ये आपका क्या होता है, जबकि ये आपका बाह्य का मतलब क्या होता है, बाहरी अभिप्रेरणा है, इसमें आपका पुरस्कार आ जाता है। देखिए अगर ये आपका आंतरिक में क्या क्या होता है पहले आपको ये बता देते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आवा जाता है आवश्यकता, याद रखिएगा। आंतरिक में क्या क्या होता है, आवश्यकता की बात बताता है, याद रखिएगा, आवश्यकता होता है। दूसरा आपका होता है आकांक्षा का स्तर होता है, याद रखिएगा, आकांक्षा का स्तर होता है। तीसरा आपका उत्तेजना होता है, तीसरा आपका क्या होता है, उत्तेजना होता है। चौथा आपका क्या होता है, दुश्चिंता, याद रखिएगा, दुश्चिंता या स्वयं से सरोकार होता है। और पांचवा होता है अंतर्नोद, ये आपका क्या होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा। लेकिन अगर बाह्य प्रेरणा की बात की जाए, यानी बाहरी प्रेरणा की बात की जाए, तो उसमें आपका स्टूडेंट आता है पुरस्कार की बात होता है, याद रखिएगा। बाह्य प्रेरणा की बात में क्या होता है, पुरस्कार की बात होता है, प्रशंसा की बात होता है और दंड की बात होता है। तो ये है आपका बाह्य अभिप्रेरणा, याद रखिएगा। तो इसीलिए इसका उत्तर यहाँ को हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। देखिए नहीं बोल रहा है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा में कौन कौन आ गया, दुश्चिंता आ गया, उपलब्धि की आवश्यकता आ गया, आकांक्षा स्तर, ये तीनों जो है आपका क्या है, आपका आंतरिक अभिप्रेरणा है। लेकिन आपका प्रशंसा जो होता है ये बाह्य अभिप्रेरणा है, इसीलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट डी नंबर। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुबुद्धि यानी मन के फ्रेम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। तो क्वेश्चन आपका है कि बहुबुद्धि यानी मन के फ्रेम को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, ढांचा भी कहते हैं। तो बताइए बहुबुद्धि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। आपके सामने है हार्वर्ड गार्डनर भाई साहब, अल्फ्रेड बिने भाई साहब, E.L. थॉर्नडाइक है और JP गिलफोर्ड है। तो बताइए स्टूडेंट 5 सेकंड का समय दिया था कि इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं कि बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसको मन का फ्रेम या ढांचा सिद्धांत कहते हैं, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, आपका हार्वर्ड गार्डनर भाई साहब ने दिया। याद रखिएगा बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर भाई साहब ने दिया। अब पूछेगा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत कब दिया है, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत 1983 में दिया है। और बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं हार्वर्ड गार्डनर भाई साहब के अनुसार, तो बुद्धि कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने जो है ये आधुनिक, याद रखिएगा, आधुनिक समय के ये बुद्धि के मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। यानी वर्तमान समय में अगर कोई बुद्धि का मनोवैज्ञानिक जिसे हम लोग जानते हैं तो वो है आपका अल्फ्रेड बिने। इसलिए इसका उत्तर ये नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको बहुबुद्धि का सिद्धांत पूछा है। तीसरा ऑप्शन आपका E.L. थॉर्नडाइक इसलिए नहीं होगा क्योंकि E.L. थॉर्नडाइक जो है इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, तो आपका E.L. थॉर्नडाइक ने। SR थ्योरी किसने दिया था, E.L. थॉर्नडाइक ने। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, E.L. थॉर्नडाइक भाई साहब ने। और JP गिलफोर्ड भाई साहब ने आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत नहीं दिया था। इसीलिए आपका इसका उत्तर हो गया कि बहुबुद्धि का सिद्धांत के जनक कौन है, हार्वर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि का सिद्धांत को कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में। और बहुबुद्धि का सिद्धांत को कब प्रतिपादित हार्वर्ड गार्डनर ने किया है, तो 1983 में, याद रखिएगा। इसीलिए इसका उत्तर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहले हम लोग ये बताते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में बताते हैं, ठीक है। और इसमें से आपको गलत बोल रहा है, यानी क्वेश्चन आपका निगेटिव, तो आंसर भी मेरा क्या होगा,
निगेटिव होगा। तो चलिए इससे पहले हम बताएं, इसके पहले आपको ऑप्शन देते हैं। पहला है आपका, पहला ऑप्शन है यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। दूसरा है इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। तीसरा है इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। चौथा है इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियां प्रयोग की जाती है। तो बताइए स्टूडेंट 12 का उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं, देर ना करते हुए इसका उत्तर बताते हैं। तो चलिए, तो देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात आपका क्या किसने किया है, तो स्किनर भाई साहब ने किया। याद रखिएगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात आपका किसने किया, बीएफ स्किनर भाई साहब ने किया। और बीएफ स्किनर भाई साहब ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, जिसे हम लोग एसआर थ्योरी कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी आपका बीएफ स्किनर ने दिया है। प्रयास एवं त्रुटि का भी सिद्धांत बीएफ स्किनर भाई साहब ने दिया। तो क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में कौन सा गलत है। तो चलिए पहले ऑप्शन की तरफ जाते हैं। पहला ऑप्शन आपका है यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तीसरा इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। देखिए नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन मेरा क्या था, कौन सा गलत है, यानी क्वेश्चन निगेटिव और यहाँ बोल रहा है नहीं, यानी ये भी निगेटिव। इसीलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट, देखिए ये निगेटिव गलत होगा, यानी आपका गलत में गलत, यानी निगेटिव क्वेश्चन तो निगेटिव उत्तर, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका 3 नंबर। चौथा देख लेते हैं। चौथा आपका है इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियां प्रयोग की जाती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो गलत बात इसमें कौन सा हो गया कि देखिए क्वेश्चन अगर आपको इतना पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में क्या कीजिएगा, आप क्वेश्चन में देखिएगा निगेटिव चीज कहीं है तो निगेटिव गलत, और यहाँ पर निगेटिव चीज देखिए नहीं है, इसलिए आपको ढूंढना है इसमें निगेटिव निगेटिव, तो इसीलिए इसका उत्तर हो गया स्टूडेंट 12 का उत्तर 3 नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 13 नंबर। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम व्यू रचना कौशल सृजनात्मक के विकास में बाधा पहुंचती है। तो बताइए यहाँ पर बोल रहा है आपका बाधा, बाधा वर्ड क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव होता है, यानी क्वेश्चन निगेटिव तो मेरा आंसर भी निगेटिव होगा। तो चलिए ऑप्शन आपके सामने पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को लचीले ढंग से चिंतन में सहायता करना। दूसरा है विद्यार्थियों को जोखिम मतलब खतरा उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को और अति नियंत्रित करना। और चौथा है विद्यार्थियों को अध्यवसायी और विलंब संतुष्टि हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना। तो बताइए स्टूडेंट 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा था, निगेटिव, यानी निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम की व्यू रचना सृजनात्मकता कौशल में बाधा पहुंचती है। तो बाधा वर्ड क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव। तो क्वेश्चन निगेटिव था, अब हमको ढूंढना है कि निगेटिव कौन सा है। तो चलिए पहला है विद्यार्थियों को लचीले ढंग से चिंतन करने में सहायता करना, ये तो पॉजिटिव वर्ड है, लचीला ढंग से चिंतन करना क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दूसरा ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों को जोखिम यानी खतरा उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो विद्यार्थी को हम लोग कहते हैं कि आप जोखिम उठाइए, खतरा उठाइए, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जोखिम उठाएगा वही जिंदगी में सफल होगा। और दूसरी बात क्या है, प्रोत्साहित करना आपका पॉजिटिव वर्ड होता है, यानी ये सही है। तीसरा आपका है शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को और अति नियंत्रित करना। देखिए अति नियंत्रित करना आपका क्या होता है, अति, अति का मतलब क्या होता है, ज्यादा, यही आपका निगेटिव वर्ड होता है। देखिए बाधा निगेटिव वर्ड और अति क्या होता है, अति नियंत्रित क्या होता है, निगेटिव वर्ड। इसका उत्तर स्टूडेंट यहीं पर आपका हो गया। चौथा चेक कर लेते हैं। चौथा विद्यार्थियों को अर्ध व्यवसायी और विलंब संतुष्टि हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना। तो मार्गदर्शन प्रदान करना ये होता है स्टूडेंट पॉजिटिव बात होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा आपका, देखिए क्वेश्चन आपका क्या था, बाधा निगेटिव वर्ड है, और यहाँ क्या बोला, अति नियंत्रित, ये निगेटिव वर्ड है, इसीलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका 13 का उत्तर सी नंबर, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए ये रहा 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक, पृथक का मतलब क्या था, अलग करना, बड़ा किया गया है, प्रायः दीर्घ काल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद के भाषा उद्भाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से बिरले ही पूरे होती है। यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष को बल देता है। ऑप्शन है आपका वातावरणीय, दूसरा है जैविकीय, तीसरा है अंतःक्रियावादी, चौथा व्यवहारिक। तो बताइए स्टूडेंट 5 सेकंड का समय दिया था कि इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखिए पॉजिटिव है कि निगेटिव, पहले इसको पकड़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं मेरा कि एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक यानी बड़ा किया गया है,
प्रायः दीर्घ काल तक अत्यधिक भाषा की कमी को, यानी दीर्घ काल तक क्या होता है, अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है। जो बाद में भाषा उद्भाषण अनुभव द्वारा पूर्ण रूप से बिरले की पूरी जाती है। बाद में बच्चा क्या करता है, अनुभव के द्वारा पूरा कर लेता है। बिल्कुल सही बात है। यह साक्ष्य भाषा के विकास के कौन सा पक्ष को बल देता है? तो चलिए पहला देखते हैं वातावरणीय। तो वातावरण के कारण बालक क्या होता है, जो कमी है उसे पूरा कर लेता है, ऐसा बात नहीं होता है। दूसरा है जैविकीय। तो जैविकीय तो होगा नहीं, क्योंकि जैविकीय के आधार पर बच्चा कोई भी चीज में जो कमी रहता है उसको पूरा नहीं करता। अंतःक्रियावादी, देखिए ये सबसे पॉजिटिव। अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से जुड़कर, एक दूसरे से मिलकर हम लोग कोई भी चीज की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए इसका स्टूडेंट आंसर होगा आपका 14 का सी नंबर। और चौथा ऑप्शन है आपका व्यवहारिक। व्यवहारिक तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि व्यवहारिक से आप कोई भी चीज भाषा की कमी है तो उसे आप दूर नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी भाषा की कमी को दूर कर सकते हैं अंतःक्रियावादी। अंतःक्रियावादी का मतलब क्या होता है कि आपकी जो भी कमी है तो आप एक दूसरे से बातचीत करके उसे पूरा कर सकते हैं। इसीलिए स्टूडेंट आपका 14 का उत्तर क्या हो गया, आपका 14 का उत्तर हो गया आपका सी नंबर, अंतःक्रियावादी। यानी कोई भी भाषा की अगर आपको कमी है तो उसे आप अनुभव के द्वारा दूर कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। किससे? तो अंतःक्रियावादी से। इसलिए इसका उत्तर होगा 14 का 3 नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, बालकों में सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है? यानी क्वेश्चन बोल रहा अधिकतम प्रभावी, यानी क्वेश्चन आपका पॉजिटिव। तो क्वेश्चन पॉजिटिव तो आंसर भी मेरा पॉजिटिव होगा। चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला है अधिनायकवादी, दूसरा है लापरवाह, तीसरा है प्राधिकारिक और चौथा है कृपालु। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया था कि इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं। देखिए क्वेश्चन था आपका, बालक की सामाजिक दक्षता की विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावशाली है? तो सामाजिक दक्षता में विकास के लिए बोल रहा है कि कौन सी परिवेश शैली अधिकतम प्रभावी है। तो देखिए बोल रहा है पहले अधिक नायकवादी। तो अधिक की बात, अधिक और कम की बात जहां करे वो निगेटिव होता है, ये तो होगा नहीं। दूसरा देखिए लापरवाह, लापरवाह तो ऐसे ही निगेटिव वर्ड है, ये तो आपका होगा नहीं। तीसरा आपका प्राधिकारिक, तो ये आपका प्राधिकारिक सही है। क्यों? क्योंकि बालक की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए प्राधिकारिक परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है। क्योंकि अधिनायकवादी और कृपालु शैली जो होता है बालकों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो याद रखिएगा अधिनायकवादी और कृपालु जो होते हैं, यानी देखिए ऑप्शन देखिए आपका अधिनायकवादी और ये कृपालु और ये जो लापरवाह वर्ड है, ये तीनों जो वर्ड है आपका स्टूडेंट, ये क्या करता है, ये आपका बालक के विकास के प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, इन्हें ठीक इसका जस्ट अपोजिट करेगा। और क्वेश्चन आपका क्या था, पॉजिटिव, इसलिए इसका उत्तर होगा प्राधिकारिक। इसलिए इसका 15 का उत्तर 3 नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक यानी निर्माणात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है? देखिए क्वेश्चन आपका निगेटिव नहीं बोल रहा है, यानी नहीं का मतलब निगेटिव क्वेश्चन और नहीं का मतलब हम लोग को आंसर भी निगेटिव। तो चलिए पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला है प्रश्नोत्तरी, दूसरा है मानदंड संदर्भित परीक्षण, तीसरा है समूह परिचर्चा, चौथा है वार्तालाप। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। चलिए अब बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से देखिए कौन सा उपकरण संरचनात्मक यानी निर्माणात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं है। नहीं की बात बता रहा है। देखिए तो पहला ऑप्शन प्रश्नोत्तरी, प्रश्नोत्तरी करना क्या होता है, बिल्कुल उचित बात है। दूसरा है मानदंड संदर्भित परीक्षण, यानी जिसके अनुसार आप काम कर रहे हैं उसी के अनुसार परीक्षण कर रहे हैं, तो ये भी बात आपका सही है। तीसरा है समूह परिचर्चा, समूह मतलब ग्रुप में अगर परिचर्चा कर रहे हैं, ये पॉजिटिव बात है। लेकिन चौथा आपका वार्तालाप, वार्तालाप ही गलत है। ऐसा क्यों है, इसका आपको कारण बताते हैं कि संरचनात्मक जिसको हम लोग कहते हैं आपको निर्माणात्मक आकलन के लिए प्रश्नोत्तरी, याद रखिएगा। देखिए इसका डिटेल हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका था कि कौन सा उपकरण संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं है। तो देखिए तो संरचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन के लिए प्रश्नोत्तरी बिल्कुल सही बात है, आपका प्रश्नोत्तरी होगा। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका मानदंड और संदर्भित परीक्षण भी होगा। तीसरा समूह परिचर्चा होगा। लेकिन आपका जो वार्तालाप होता है ना,
ये आपका क्या होता है, ये आपका उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है, ये आपका संरचनात्मक आकलन के लिए ये आपका उपयुक्त नहीं होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट डी नंबर गलत होगा। तो क्वेश्चन मेरा निगेटिव नहीं था, तो आंसर भी मेरा ये होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन में, 17 नंबर क्वेश्चन है मेरा, देखिएगा ध्यान से। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम, ध्यान से देखिएगा, अधिगम कर्ताओं के सत्ता और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव। तो चलते हैं पहले ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है संकलित यानी योगात्मक आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है। दूसरा है संकलित आकलन अनौपचारिक आकलन कहलाता है। तीसरा है संकलित आकलन अनुदेशन प्रक्रिया के दौरान होता है। चौथा है संकलित आकलन विद्यार्थियों की कठिनाई के निदान पर बल देता है। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलते हैं इसका उत्तर आपको बताते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन मेरा क्या था, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका कि अधिगमकर्ता के सत्ता और व्यापक मूल्यांकन विषय के में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि संकलित योगात्मक आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है। बिल्कुल सही बात है कि संकलित मतलब होता है योगात्मक आकलन जो है यही आपका औपचारिक आकलन कहलाता है, यानी ए नंबर सही है। दूसरा देखिए संकलित आकलन अनौपचारिक, अनौपचारिक आपका क्या होता है निगेटिव वर्ड, और जहां भी लगा रहेगा याद रखिएगा, और वर्ड जहां भी लगा रहेगा वो होता है आपका निगेटिव। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है आपका संकलित आकलन अनुदेशन प्रक्रिया के दौरान होता है। तो संकलित आकलन जो होता है वो अनुदेशन प्रक्रिया के दौरान नहीं होता है, ये भी आपका गलत है। चौथा आपका है स्टूडेंट संकलित आकलन विद्यार्थियों के कठिनाइयों, कठिनाई क्या होता है निगेटिव वर्ड होता है, और बल देता है, बल देना भी क्या होता है निगेटिव वर्ड, इसीलिए इसका उत्तर ये भी नहीं होगा। इसलिए इसका स्टूडेंट होगा 17 का ए नंबर। यानी व्यापक मूल्यांकन के विषय में कौन सा सही है, संकलित योगात्मक आकलन और औपचारिक आकलन कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 30 क्वेश्चंस का स्टूडेंट सीरीज है, और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपको जेटेट का स्पेशल नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल से को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल से आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है टॉनिक क्लासेस। टॉनिक क्लासेस में आपको जेटेट का स्पेशल नोट्स मिलेगा, और जेटेट का स्पेशल नोट्स आपको मिलेगा मात्र 500 रुपया में। तो आप अगर अपनी तैयारी को अच्छा करना चाहते हैं तो आप जेटेट का नोट्स केवल 500 रुपया में परचेज कर सकते हैं। कहते हैं स्टूडेंट अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मुश्किल से ही आपको ये मौका मिलता है। इस बार जेटेट को आर या पार करना है, तो अगर जेटेट को आर या पार करना है तो इस बार आपको नौकरी लेना ही होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, बताइए 18 नंबर क्वेश्चन है आपका अधिगम अयोग्यता यानी जिसको हम लोग कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी उपयुक्त रूप में परिभाषित की जा सकती है। यानी लर्निंग डिसेबिलिटी की बात की जाती है तो लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत बहुत सा बातें आती है, आपको पता होगा। पहला होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, जिसको पठन से संबंधित परेशानी होती है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। अलेक्सिया भी होता है पठन से संबंधित परेशानी, लेकिन उसमें क्या होता है कि मानसिक विकार के कारण अगर पढ़ने में दिक्कत होती है तो उसे अलेक्सिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया क्या होता है स्टूडेंट, गणित से संबंधित जो दिक्कत होता है उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। डिसग्राफिया क्या कहते हैं, जो लिखने से संबंधित समस्या होती है उसको डिसग्राफिया कहते हैं। डिसमॉर्फिया किसको कहते हैं, भ्रम से संबंधित, यानी मुर्गा को लोग बच्चा मोर समझने लगता है, तो जहाँ भ्रम की स्थिति हो जाती है उसे हम लोग डिसमॉर्फिया कहते हैं। तो ये 5 जो था आपका लर्निंग डिसेबिलिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो चलिए आप क्वेश्चन है आपके सामने कि बताइए अधिगम अयोग्यता निर्योग्यता व्यक्ति उपयुक्त रूप से परिभाषित की जा सकती है। तो पहला ऑप्शन है आपका यह बाह्य है, बाहरी चीज और शैक्षिक और सांस्कृतिक वंचना से होती है। दूसरा ऑप्शन है यह आंतरिक और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया से होती है। तीसरा यह बाह्य और सामवेगिक विक्षोभ यानी बाधा से होती है। चौथा यह आंतरिक और मानसिक मंदता से होती है। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है आपका अधिगम अयोग्यता के बारे में आपको उपयुक्त परिभाषा देना है। तो चलिए बताते हैं कि अधिगम अयोग्यता के बारे में उपयुक्त परिभाषा हम बताते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या था, अधिगम अयोग्यता जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं स्टूडेंट, लर्निंग डिसेबिलिटी, याद रखिएगा। तो चलिए पहला है आपका यह बाह्य और शैक्षिक और सांस्कृतिक वंचना से आपका अधिगम अयोग्यता
नहीं होता, याद रखिएगा। दूसरा है यह आंतरिक और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया से होती, बिल्कुल सही बात है। यानी ये आंतरिक और केंद्रीय तंत्रिका, कहने का मतलब होता है कि अधिगम अयोग्यता क्या होता है, आंतरिक और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया से होती है। इसमें ग्रस्त बालक क्या होता है, बालक पढ़ने में, लिखने में, मौखिक अभिव्यक्ति और शब्दों की वर्तनी, गणित एवं तर्क शक्ति आदि का अशक्त अथवा कमजोर होते हैं। यही कारण है कि आपका इसे लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। अगर अधिगम अयोग्यता की परिभाषा दी जाए तो यह क्या है स्टूडेंट, आपका यह आंतरिक और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया है। आपका ये आंसर बिल्कुल ही राइट है, 18 का बी नंबर। आगे चेक करते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका क्या है कि देखिए, तीसरा ऑप्शन है यह बाह्य और संवेगिक विक्षोभ बाधा। देखिए बाधा तो ऐसे निगेटिव वर्ड होता है, ये तो होगा नहीं। चौथा आपका क्या है, यह आंतरिक और मानसिक मंदता, यानी मानसिक रूप से ये स्लो होना क्या होता है, ये आपका अधिगम अयोग्यता की बात नहीं करता है। यहाँ आपका अधिगम अयोग्यता को परिभाषा मांगा है, तो अधिगम अयोग्यता की परिभाषा आपका देखिए, अधिगम अयोग्यता की परिभाषा जो आपका सुटेबल है, उपयुक्त है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अधिगम अयोग्यता की परिभाषा क्या है कि यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया से होती है, इसलिए इसका उत्तर होगा 18 का बी नंबर। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है। यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट क्या बोल रहा है, पॉजिटिव। सार्थक तथ्य मतलब क्वेश्चन पॉजिटिव, क्वेश्चन पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव। चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है यह पूर्वानुमान प्रारूप के अनुसार नहीं होता है। दूसरा आपका है यह अनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तीसरा है सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं। चौथा है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है। देखिए पहला ऑप्शन आपका देखते हैं। पहला ऑप्शन है यह पूर्वानुमान प्रारूप के अनुसार नहीं। देखिए नहीं बोल रहा है, नहीं निगेटिव, ये तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन मेरा पॉजिटिव बोल रहा है, क्वेश्चन पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव। और यहाँ बोल रहा है यह पूर्वानुमान प्रारूप के अनुसार नहीं होता है, तो नहीं क्या हुआ, निगेटिव। अगला ऑप्शन है यह अनुवांशिकी। अनुवांशिकी मतलब क्या होता है कि माता पिता का गुण बच्चों में आ ही जाता है। अगर किसी का बच्चा का पिताजी शराब पीता है तो ये निश्चित कहा जा सकता है कि उसका बेटा भी शराब पिएंगे। उसी को हम लोग अनुवांशिकता कहते हैं, अंग्रेजी में हम लोग हेरिडिटी कहते हैं या जेनेटिक कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन आपका क्या कि यह अनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया। अंतःक्रिया मतलब क्या होता है कि बच्चा उसके साथ जो जुड़ता है, जो बच्चा उस वातावरण में देखता है, जिस परिवेश में देखता है, बच्चा वही चीज सीखता है। ये बिल्कुल आपका बात सही है। अगला देखते हैं कि सभी व्यक्ति का समान दर से विकास होता है। नहीं, सभी व्यक्ति का समान दर से विकास नहीं होता है। अगर मान लीजिएगा एक पिता उसका 2 पुत्र है तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों बेटा का विकास समान रूप से होगा। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। चौथा, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। बिल्कुल गलत है कि विकास जो होता है स्टूडेंट सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और यहाँ ऑप्शन आपका क्या दिया, विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसीलिए आपका आंसर ये भी गलत होगा। तो इसका उत्तर आंसर स्टूडेंट क्या होगा कि कौन सा विकास के संबंध में सार्थक है तथ्य है, तो यह अनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। 19 का उत्तर आपका होगा 2 नंबर। चलते हैं अगला 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट उपागम की विशेषता क्या है। यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट पॉजिटिव पूछ रहा है। तो चलिए, पहला ऑप्शन है अधिगम के लिए बालक के संज्ञान पर बल देना। दूसरा, अधिगम के लिए सूचना प्रक्रम पर बल देना। तीसरा है अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना। चौथा है अधिगम के लिए अनुभवों पर बल देना। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया था कि इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये अधिगम में सामाजिक निर्मितवादी जो कंस्ट्रक्टिव उपागम की विशेषता क्या है, पहले इसके बारे में जान लीजिए। अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना सामाजिक निर्मितवादी यानी कंस्ट्रक्टिव उपागम की विशेषता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि दूसरे के अनुभव एवं सीखने का ज्ञान अर्जित कर व्यवहार में वांछित परिवर्तन किया जाता है। यानी दूसरे से जो व्यवहार हम लोग सीखते हैं उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग स्टूडेंट कहते हैं सामाजिक निर्मिततावादी या कंस्ट्रक्टिव उपागम। तो चलिए, पहला ऑप्शन देखते हैं कि आपका सही है गलत। पहला ऑप्शन है आपका, देखते हैं, अधिगम के लिए बालक के संज्ञान पर बल देना। देखिए बल देना क्या होता है, निगेटिव वर्ड, हटाइए, ये नहीं होगा। दूसरा, अधिगम के लिए सूचना प्रक्रमण पर बल देना। सूचना प्रक्रमण में बल देना, ये भी आपका क्या होता है, निगेटिव। तीसरा आपका ऑप्शन है, देखिए पहला 2 ऑप्शन आपका गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है
देखिए तीसरा है अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना, यानी दूसरों से सहयोग करने की बात क्या होता है, दूसरों से सहयोग पर बल देना, ये क्या होता है आपका पॉजिटिव बात होता है। ये आपका सामाजिक निर्मिततावादी बताता है, सामाजिक निर्मिततावादी यानी कंस्ट्रक्टिव उपागम यही बताता है कि अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना। और चौथा आपका है, चौथा ऑप्शन है आपका अधिगम के लिए अनुभवों पर बल देना, अधिगम के लिए अनुभव पर बल देना, ये बात आपका सामाजिक निर्मिततावादी नहीं बताता है। इसीलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट की सामाजिक निर्मिततावादी की विशेषता क्या है, अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना, यानी 20 का उत्तर 3 नंबर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, समावेशन का तात्पर्य है कि एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित यानी सामान्य कक्षा में शिक्षित करना। चलिए ऑप्शन है आपका, यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट क्या है, पॉजिटिव है। चलिए ऑप्शन आपके सामने ये रहा, पहला ऑप्शन है कुछ समय के लिए, दूसरा अधिकांश समय के लिए, तीसरा पूरे समय के लिए, चौथा है विद्यालय में सामाजिक गतिविधियों के दौरान। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा 21 का। तो चलिए क्वेश्चन हम बताते हैं आपको कि समावेशन का तात्पर्य क्या है। तो समावेशन का मतलब क्या होता है कि सब मिलकर जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग समावेशन कहते हैं। जैसे देखिए समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि सभी बालकों के समानता के अधिकार को पहचानते हुए सभी बालक, जिसमें पिछड़ा बालक, विशेष आवश्यकता वाले बालक, सामान्य बालक को एक साथ कक्षा कक्ष में शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। इसमें विशेष विशेषता आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित या सामान्य कक्षा में अधिकांश समय के लिए शिक्षित किया जाता है, इसे हम लोग समावेशन कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या होगा। यानी क्वेश्चन मेरा क्या था स्टूडेंट, पॉजिटिव था। तो चलिए पहला ऑप्शन है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए क्या था, निगेटिव बात होता है। अधिकांश समय के लिए, बिल्कुल सही बात है। अगर विशेष आवश्यकता वाले बालक को कक्षा में शिक्षित करना है तो उसमें अधिकांश समय शिक्षक को उस पर व्यतीत करना होगा, बिल्कुल सही बात है। पूरे समय के लिए, पूरा समय तो शिक्षक व्यतीत नहीं करेगा कि 24 घंटा है तो 24 घंटा बच्चे के पीछे देगा, नहीं, ये भी नहीं होगा। चौथा है विद्यालय में सामाजिक गतिविधियों के दौरान, तो विद्यालय में सामाजिक गतिविधि के दौरान बालक थोड़ी होगा कि बालक अगर कमजोर है तो वो तेज हो जाएगा, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसीलिए इसका उत्तर होगा आपका 21 का बी नंबर, अधिकांश समय के लिए। यानी समावेशन का तात्पर्य है कि एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित या सामान्य कक्षा में शिक्षित करने के लिए शिक्षक को अधिकांश समय उसके लिए देना होगा, इससे बच्चा आपका तेज होगा। इसलिए किसका आंसर होगा आपका बी नंबर। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर आपका देखिए नोम चॉम्स्की। आप लोग जानते होंगे कि नोम चॉम्स्की ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिसने कहा था कि बच्चा जो भाषा होता है ना वो जन्मजात भाषा बच्चा सीख के आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो बच्चा भाषा जन्मजात सीख के आता है, तो वो है आपका नोम चॉम्स्की। तो चलते पढ़ते क्वेश्चन इसका क्या है चॉम्स्की से। तो चॉम्स्की का क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता को कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि उनका यही कहना है कि बच्चा जो होता है जन्मजात भाषा सीख के आता है, यानी बच्चा जो भाषा होता है जन्मजात सीखता है, ये नोम चॉम्स्की का कहना है। तो चलिए अब इसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। यानी क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं कि भाषा अर्जित, देखिए भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त होता है, हमारी अद्वितीय क्षमता, इसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका भाषा अनुकूलन। तो भाषा अनुकूलन की बात गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि अनुकूलन की बात आपका जीन पियाजे भाई साहब ने किया है। तो जीन पियाजे भाई साहब ने अनुकूलन की बात कर, अनुकूलन को दो पार्टों में बांटा है। आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण क्या होता है कि पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान को जोड़ना। जैसे आपने देखा है सफ़ेद बिल्ली, तो सफ़ेद बिल्ली को आपको पता हो कि 4 पैर होती है, मूछें होती है, उसके बाद बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। अब आपके सामने आ गई काली बिल्ली, तो अब क्या करता है स्टूडेंट, क्या करता है, वो भी बिल्ली देखिए काली बिल्ली भी म्याऊं म्याऊं करती है, उसके भी 4 पैर होते हैं, उसकी भी मूछ होती है। तो अब स्टूडेंट क्या करता है, उसको एक चीज़ का अंतर पता लगता है सिर्फ रंग का, कि वो बिल्ली सफ़ेद थी ये काली बिल्ली। यानी वो प्रीवियस नॉलेज, जिसको हम लोग कहते हैं स्कीमा, यानी प्रीवियस नॉलेज में वो क्या करता है स्टूडेंट, अपना ज्ञान को वो जोड़ देता है। तो पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ जो देता है उसी को हम लोग कहते हैं आत्मसातीकरण। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि समायोजन किसको कहते हैं, एकोमोडेशन किसे कहते हैं, तो पूर्व ज्ञान में क्या होता है कि बिल्कुल कोई नया चीज़ यानी परिवर्तन आ जाना। यानी बच्चे ने देखा है बिल्ली, अब उसके सामने आ गया कुत्ता, तो उसी को समायोजन कहते हैं। कहने का मतलब बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, कुत्ता भू भू करता है,
अब बिल्ली क्या करती है, बिल्ली के 4 पैर होते हैं, बिल्ली को मूंछ होती है और बिल्ली का हाइट कम होता है लेकिन कुत्ता का हाइट ज़्यादा होता है। तो अब बच्चा ये समझने लगता है कि नहीं ये बिल्ली नहीं, ये कोई अन्य जानवर है। यानी क्या करता है, प्रीवियस नॉलेज में अब उसे परिवर्तन करना पड़ता है, उसी को हम लोग कहते हैं समायोजन, जिसे हम लोग एकोमोडेशन कहते हैं। इसे याद करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए, पहला उत्तर आपका नहीं होगा नॉम चॉम्स्की। दूसरा आपका ऑप्शन है कि देखिए भाषा अर्जन साधन, यही बात आपका नॉम चॉम्स्की ने कहा है कि बच्चा जो होता है, अर्जन जो होता है, बच्चा जन्मजात भाषा सीखती है। भाषा स्वीकार इच्छा की बात आपका नॉम चॉम्स्की ने किया। भाषा अर्जन का क्षेत्र जो है आपका जीन पियाजे भाई साहब ने किया है, इसीलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट बी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक गुण यानी विशेषता गुण व्यक्ति के प्रेरित से संबंधित नहीं है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, नहीं है, तो क्वेश्चन आपका निगेटिव बोल रहा है। निगेटिव रहेगा तो आंसर भी मेरा निगेटिव होगा। तो चलिए पहले ऑप्शन की ओर चलते हैं, ऊर्जित, दूसरा है निर्दिष्ट, तीसरा है पृथक और चौथा है सतत। तो चलिए बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया था कि इसका उत्तर क्या होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक विशेषता गुण व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है, यानी क्वेश्चन आपका निगेटिव है। तो चलिए पहला क्या होता है, ऊर्जित, यानी ऊर्जित का मतलब होता है ऊर्जा के दौरान व्यवहारिक विशेषता होता है। निर्दिष्ट, निर्दिष्ट मतलब होता है निर्देशानुसार क्या होता है, बच्चों में व्यवहारिक विशेषता होती है। पृथक, देखिए पृथक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अलग करना। अलग करना क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, याद रखिएगा। पृथक का मतलब क्या होता है, अलग, और अलग करना क्या होता है, निगेटिव वर्ड। यही आपका गलत उत्तर है। और चौथा होता है सतत, मतलब लगातार। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये कौन सा सिद्धांत है, ये निरंतरता का सिद्धांत है। तो आपका पृथक मतलब अलग। देखिए अब आपका क्वेश्चन क्या था, निगेटिव, यानी नहीं था, और यहाँ पृथक का मतलब अलग करना, ये निगेटिव बात है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट 23 का उत्तर सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, गैने नाम का मनोवैज्ञानिक, देखिए गैने भाई साहब एक मनोवैज्ञानिक है, उनके द्वारा क्या है कि प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने है, समस्या समाधान अधिगम, दूसरा है सिद्धांत अधिगम, तीसरा है संप्रत्यय अधिगम, चौथा है कौशल अधिगम। तो बताइए गैने मनोवैज्ञानिक जो है उनके द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर क्या है। तो बताइए 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि देखिए कि आधुनिक, याद रखिएगा, आधुनिक अधिगम के पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर के जनक कौन होते हैं। तो आप याद रखिएगा, उनका नाम है आपका रॉबर्ट गैने भाई साहब, याद रखिएगा उनका नाम क्या है, रॉबर्ट गैने। याद रखिएगा, बहुत ही आपको कीमती क्वेश्चन है कि आधुनिक अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर के जनक किसे कहते हैं, उनका नाम है रॉबर्ट गैने भाई साहब। तो यहाँ क्वेश्चन आपका पूछ रहा अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर क्या है। तो चलिए अब ऑप्शन की ओर जाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि आधुनिक अधिगम के पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर के जनक कौन है, रॉबर्ट गैने भाई साहब हैं। तो चलिए अब पहला ऑप्शन आपका क्या है, समस्या समाधान। तो समस्या समाधान की बात किस मनोवैज्ञानिक ने किया है, आपका गैने भाई साहब ने कहा है। तो देखिए इसके अनुसार हम बताते हैं कि आधुनिक अनुदेशन सिद्धांत के जो पिता माने जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रॉबर्ट गैने। और इनके सिद्धांत को 8 स्तरों में बांटा गया है। पहला आपका संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा है श्रृंखला अधिनियम, चौथा है सिद्धांत अधिगम एवं समस्या समाधान अधिगम का वर्णन आपको देखने को मिलता है। इसमें सबसे निम्नतम और उच्चतम स्तर का क्रमशः क्या होता है, संकेत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम आता है। तो समस्या समाधान अधिगम किसके अंतर्गत आता है स्टूडेंट, कि रॉबर्ट गैने नाम का मनोवैज्ञानिक जो है उनके अंतर्गत ये अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर है, इसलिए इसका उत्तर होगा ए नंबर। सिद्धांत अधिगम की बात आपका रॉबर्ट गैने भाई साहब ने नहीं किया है, संप्रत्यय की बात तो भी नहीं किया, कौशल अधिगम की बात तो आपका कोई भी मनोवैज्ञानिक ने नहीं किया, इसलिए इसका उत्तर होगा 24 का उत्तर 1 नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की विशेषता नहीं है। वंचित मतलब क्या होता है, जिसको जो चीज का अभाव होता है उसी को हम लोग कहते हैं वंचित। और यहाँ बोल रहा है नहीं, यानी क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है स्टूडेंट, निगेटिव। तो आपका निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव होना चाहिए। चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की अपर्याप्तता को झेलना, दूसरा है आपका आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान कराना, तीसरा आपका भावी मनोशैक्षिक समस्याओं या संकट का खतरा लेना, चौथा आपका उसकी स्वाभाविक दर से विकास के अवसरों से वंचित रखना। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन आपका क्या है
कि निम्नलिखित में से, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है। यानी वंचित बालक, वंचित मतलब क्या होता है, पहले हम ये बता देते हैं कि देखिए इसके बारे में बताते हैं कि वे बालक जो पर्याप्त शिक्षा, स्वास्थ्य और समान अवसर के अधिकार से वंचित रह जाते हैं उसे वंचित बालक कहते हैं। यानी जो मौका उसे मिलना चाहिए, उसे पर्याप्त शिक्षा मिलना चाहिए, जैसे गरीब का बच्चे, गरीब का मजदूर का बेटा को जो पर्याप्त शिक्षा नहीं मिलता है वो उससे क्या होता है, बाल अपराधी भी बन जाता है। आप लोग को पहले भी हमने मैराथन क्लास में पढ़ाया था। तो पर्याप्त शिक्षा, स्वास्थ्य और समान अवसर के अधिकार से वंचित रह जाते हैं, वंचित बालक कहलाते हैं। इन्हें अपने जीवन में आधारभूत आवश्यकताओं की कमी, मनोशैक्षिक समस्याओं का संकट एवं विकास के समान अवसरों से वंचित रहना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर स्टूडेंट, क्या होगा, पहला आपका जीवन की आधारभूत आवश्यकता अपर्याप्तता। देखिए अ जहां रहेगा वो निगेटिव होता है, यहाँ अपर्याप्त की बात कर रहा है, ये तो होगा नहीं। चलिए ये आपका उत्तर नहीं होगा, वंचित बालक की नहीं है। चलिए दूसरा आपका क्या है, दूसरा ऑप्शन है आपका आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना। देखिए यही बात आपका बिल्कुल सही है, वंचित बालक ये नहीं है, यानी आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना। तीसरा आपका भावी मनोशैक्षिक समस्याओं का संकट खतरा, खतरा क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव बात, ये होगा नहीं। चौथा है स्वाभाविक दर से विकास के अवसरों से वंचित, वंचित भी आपका निगेटिव वर्ड होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और 5 क्वेश्चन है उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। तो अगर स्टूडेंट आपको जेटेड का स्पेशल नोट्स परचेज करना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टॉनिक क्लासेस से जेटेड का नोट्स स्पेशल खरीद सकते हैं, केवल आप 500 रुपया में। इसमें आपका संपूर्ण जेटेड का सिलेबस को कवर किया गया है, क्योंकि इस बार जेटेड को आर या पार करना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर है, एक बालक जो किसी एक विशेषता, लक्षण जैसे दुश्चिंता या सामाजिक में उच्च और निम्न है, बाद के वर्षों में इसी तरह का रहता है, यह कथन निम्न में महत्व को बल देता है। यानी क्वेश्चन स्टूडेंट आपका क्या है, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव। तो पहला आप देखते हैं ऑप्शन है अनुवांशिकी, दूसरा है वातावरण के, तीसरा अनुवांशिकी और वातावरण, चौथा परिपक्वता। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया था कि इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन आपका क्या था कि एक बालक जो किसी एक विशेषता, देखिए ध्यान से समझिएगा कि एक बालक जो है कोई एक विशेषता की बात कर रहा है, एक विशेषता लक्षण जैसे दुश्चिंता या सामाजिकता, दुश्चिंता या स्वयं से सरोकर, उच्च और निम्न है, बाद में क्या होता है, बाद के वर्षों में इसी तरह का रहता है, यह कथन कौन सा बल देता है। तो यह कथन जो बल देता है आपका एक ही लक्षण की बात बोल रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, अनुवांशिकता। यानी अनुवांशिकी, अनुवांशिकता किसे कहते हैं कि माता पिता का गुण जो बच्चों में आ जाता है, जो लक्षण आ जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकता। एक ही विशेषता की बात अगर करे तो अनुवांशिकता होता है, अगर एक की बात नहीं करता तो यहाँ इसका उत्तर क्या हो जाता है, वातावरण और अनुवांशिकी। तो चलिए वातावरण भी नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि एक विशेषता की बात कर रहा है, अनुवांशिकी और वातावरण नहीं होगा, क्यों नहीं, अनुवांशिकी वातावरण क्या होगा, अगर एक नहीं रहता तो आपका उत्तर ये होता। अपरिपक्वता, मैच्योरिटी की बात तो बालक में होता ही नहीं, इसलिए इसका उत्तर होगा 1 नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 27 नंबर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि विकास के पक्ष, देखिए क्वेश्चन आपका 27 नंबर है कि विकास के पक्ष क्षेत्र जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं। यानी क्वेश्चन आपका क्या स्टूडेंट, पॉजिटिव है। यानी आपको यह बताना कि विकास का वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिकता और संवेग की बात आ गई, यानी 4 पॉइंट की बात की गई है। तो पहला ऑप्शन है आपका पृथकता से, दूसरा आपका आंशिकता से, तीसरा यादृच्छता से, चौथा आपका समग्रता और सकल्यता यानी संपूर्णता से। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलते हैं इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, पहले ऑप्शन की ओर चलते, यानी क्वेश्चन क्या था आपका कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, यानी आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विकसित करने की बात बोल रहा है। यानी क्वेश्चन आपका क्या स्टूडेंट, पॉजिटिव है। क्वेश्चन पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव। तो पहला ऑप्शन क्या है, पृथकता से, पृथक का मतलब क्या था, अलग करना, ये तो होगा नहीं, गलत। दूसरा क्या आपका आंशिक, आंशिक का मतलब होता है कमी, ये तो होगा नहीं। तीसरा होता है यादृच्छता, मतलब ये दूर करना, ये भी नहीं होगा। चौथा आपका क्या होता है कि समग्रता और साकल्यता, यानी संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, इसलिए उसका उत्तर होगा 27 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है वाइगॉत्स्की, ध्यान से देखिएगा, वाइगॉत्स्की भाई साहब के अनुसार वह कार्य, जो कृत्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, वह क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन आपके सामने है निर्देशित सहभागिता,
दूसरा होता है इसके फोल्डिंग पाड़ या ढांचा, तीसरा है आसन्न विकास क्षेत्र और चौथा अंत व्यक्ति निष्ठता। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए इसका उत्तर आपको बताते हैं। सबसे पहले लेव वाइगोत्स्की भाई साहब का बात आ गया, तो लेव वाइगोत्स्की साहब ने देखिए कितना सिद्धांत दिया है। तो जेडपीडी का सिद्धांत, जिसको हम लोग जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, तो जेडपीडी का सिद्धांत आपका लेव वाइगोत्स्की भाई साहब ने दिया है, जिसको हम लोग निकट विकास का क्षेत्र भी सिद्धांत कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी आपका आपका किसने दिया है? आपका लेव वाइगोत्स्की भाई साहब ने दिया है। तो आपका देखिए जेडपीडी का सिद्धांत यानी जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया है। निकट विकास का क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया? लेव वाइगोत्स्की भाई साहब ने दिया है। सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया? तो लेव वाइगोत्स्की साहब ने दिया है। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन मेरा था वाइगोत्स्की के अनुसार, ध्यान से देखिएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है, देखिए कठिन आपका क्या होता है स्टूडेंट? निगेटिव वर्ड, परंतु किसी प्रौढ़, प्रौढ़ का मतलब बड़ा और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव है, तो ये क्या कहलाता है? तो देखिए पहला होता है कि बालक कोई भी कार्य को कठिन लगता है लेकिन किसी बड़े की सहायता से वह काम आसानी से संभव कर सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? पहला आपका निर्देशित या सहभागिता, तो निर्देश देना क्या होता है? निगेटिव वर्ड होता है। इसके फोल्डिंग क्या होता है? पाड़ या ढांचा, ये हो सकता है लेकिन आपका ये नहीं होगा। इसके फोल्डिंग का मतलब होता है पाड़ या ढांचा। सहायता करना, सहारा देना, यहाँ क्या बोल रहा है कि अधिक कुशल साथी की सहायता से, यानी अधिक कुशल की बात कर रहा है, इसलिए इसका होगा स्टूडेंट आसन्न विकास क्षेत्र, ये आपका पॉजिटिव आंसर होगा। अंत व्यक्तिनिष्ठता, इसलिए अंतःक्रिया मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ रहकर, एक दूसरे के साथ रहकर जो सीखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंत व्यक्तिनिष्ठता। इसीलिए इसका उत्तर हो गया स्टूडेंट 28 का उत्तर आपका आसन्न विकास क्षेत्र। आसन्न विकास क्षेत्र किसे कहते हैं? कि किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से जो हम लोग संभव कर लेते हैं कोई कार्य को, उसी को हम लोग आसन्न विकास का क्षेत्र कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है कि संवेग, ध्यान से देखिएगा, संवेग की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन से कथन से सही रूप से प्रकट करती है? यानी क्वेश्चन आपका सही बोल रहा है, यानी क्वेश्चन आपका पॉजिटिव, तो आंसर भी पॉजिटिव। चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला है कुछ एक संवेगों का ही व्यवहारात्मक पक्ष होता है। दूसरा है संवेग जीव की अस्थायी अवस्था है। तीसरा है संवेगात्मक प्रकटीकरण को अधिगम द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकते। चौथा है प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना निहित रहती है। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए इसका उत्तर बताते हैं आपका कि देखिए क्वेश्चन आपका क्या था, देखिए कि संवेग की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी क्वेश्चन आपका पॉजिटिव। तो चलिए पहला उत्तर आपका देखते हैं कि कौन सा सही है, तो सही होगा तो सही आपको बताना है। लिखा है कुछ एक संभोगों में व्यवहारिकता, कुछ एक, कुछ की बात जहां रहेगा वो निगेटिव होता है, हटाइए। दूसरा होता है संवेग जीव का अस्थायी अवस्था, संवेग जो होता है वो अस्थायी अवस्था नहीं होता क्योंकि ये जीव अस्थायी, क्योंकि इंसान संवेग मतलब इमोशंस क्या होता है, जब इंसान मर जाता है तो वो अस्थायी अवस्था नहीं होता, इसीलिए आपका ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या है कि संवेगात्मक प्रकटीकरण को अधिगम द्वारा परिवर्तित नहीं, देखिए नहीं जहां लिखा रहेगा वो निगेटिव होता है, ये तो होगा नहीं। चौथा प्रत्येक संवेग, संवेग को अंग्रेजी में लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? इमोशन। इमोशन आपका क्या होता है? प्रेम, डर, घृणा, ये सब क्या होता है आपका? इमोशन, जिसको संवेग, एक भावना निहित रहती है, यानी प्रत्येक संवेग के साथ क्या होता है हम लोग का? एक भावना निहित रहती है। ये आपका आंसर पॉजिटिव है, इसलिए इसका उत्तर होगा डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट आज का अंतिम क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि समस्या समाधान, देखिए समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? देखिए आपका नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? निगेटिव। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, दूसरा है परिकल्पना का निर्माण करना, तीसरा सत्यापन और सामान्यीकरण करना, चौथा है उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा? तो देखिए चलिए बताते हैं कि समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है। तो पहले हमको ये बताना है कि समस्या समाधान में, देखिए समस्या समाधान में कौन सा पद सम्मिलित है, पहले हमको ये बताना है कि समस्या समाधान में कौन सा पद सम्मिलित है, पहले ये बताइए। तो आंकड़ों का एकत्रीकरण, ये आपका बिल्कुल सही है कि समस्या समाधान करेंगे तो आंकड़ों का एकत्रीकरण, ये आंकड़ा को जमा करेंगे तभी हम लोग समस्या का समाधान करेंगे, बिल्कुल सही बात है। परिकल्पनाओं का निर्माण करना, कोई भी कल्पना को हम लोग निर्माण करेंगे, जैसे तार्किक चिंतन या विश्लेषण करना से हम लोग कोई भी चीज़ का परिणाम प्राप्त करते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा सत्यापन और सामान्यीकरण करना, सत्यापन कोई भी चीज़ का हम लोग अगर प्रूव करेंगे तो ये भी बात सही है।
लेकिन आपका उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया, उद्दीपक क्या होता है, मृत चीज को हम लोग उद्दीपक कहते हैं। तो मृत चीज क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव चीज होता है, मरा हुआ। और यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है आपका निगेटिव, तो निगेटिव रहेगा तो आंसर भी मेरा क्या होगा, निगेटिव। इसीलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका डी नंबर। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको मैं बता दूं का जेटेट का स्पेशल नोट्स हमारे यूट्यूब चैनल में टॉनिक क्लासेस में अवेलेबल है, केवल 500 रुपया में। अगर आपको जेटेट का स्पेशल नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल से परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। व्हाट्सअप नंबर है 9939700797। अगर आप जेटेट का स्पेशल नोट्स परचेज करना चाहते हैं और जेटेट में इस बार नौकरी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स को परचेज करेंगे। मैं रुपेश कुमार झा आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। कहते हैं मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। अगर हमने मंजिल देखा है जेटेट का तो इस बार हम लोग को जेटेट आर या पार करना है। इस बार जेटेट को हमको निकालना है। 2022 पढ़ाई के नाम कर दीजिए, 1 साल अपने ऊपर दे दीजिए। इस बार जेटेट में आपको नौकरी लेने से कोई नहीं रोकेगा। कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मैं रुपेश कुमार झा आपसे मिलूंगा कल संध्या 7 बजे। धन्यवाद।